नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की जनसांख्यिकी पर शरणार्थियों का प्रभाव। यानी दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो यूक्रेन से और रूस से शरणार्थी दूसरे देशों में जा रहे हैं, यानी यूरोपीय देशों की जनसांख्यिकी पर क्या इसका असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस आज की बड़ी खबर के अंतर्गत करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, 27 अप्रैल से आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म यह प्रोग्राम चला रहा है, जो कि प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक यह कक्षाएं चल रही हैं और यह लाइव कक्षाएं चल रही हैं, निःशुल्क हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले भी रहे हैं। और इस तरह से अभी तक आप लोगों ने राज्य व्यवस्था की क्लास ली, अर्थव्यवस्था की क्लास ली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रारंभिक परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि आज से शुरू हुआ है, यानी 8, 9 और 10 मई को आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम यानी पिछले 1 सालों की सभी समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब बड़ी खबर की ओर चलते हैं। शीर्षक है रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की जनसांख्यिकी पर शरणार्थियों का प्रभाव। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कभी युद्ध होता है तो वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। तो दोस्तों, रूस आक्रमण का सामना करने के लिए लाखों लोग यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं। हम उन देशों पर एक नजर अगर डालते हैं तो यही दिख रहा है जिन्होंने शरणार्थियों की अधिकतम संख्या प्राप्त की है, यानी वहां पर उस महाद्वीप में सबसे अधिक शरणार्थी जाकर शरण ले रहे हैं। तो इस तरह से इस महाद्वीप में जनसांख्यिकी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यूरोपीय संघ की हम बात कर रहे हैं, जो लंबे समय से एक जनसांख्यिकीय मुद्दे से त्रस्त है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोप महाद्वीप, यहां पर वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जन्म दर घट रही है। इवन पैदा होने से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। यूरोप की आयु 43 वर्ष उत्तरी अमेरिका की तुलना में लगभग 4 वर्ष अधिक है। तो यूरोपीय संघ की जनसंख्या अगले कुछ वर्षों में लगभग 450 मिलियन के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। फिर भी 2070 तक 424 मिलियन से नीचे जा सकती है। तो दोस्तों, यहां पर क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने घटती जनसंख्या को कुछ देशों के लिए लगभग अस्तित्व की समस्या करार दिया है, क्योंकि उन्होंने यह चिंता जाहिर की है कि पूर्वी यूरोप के पूर्व साम्यवादी देशों में घटती संख्या का मुद्दा प्रवासन द्वारा जटिल है। हालांकि जब से व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला किया, 5 मिलियन से अधिक लोगों ने आसपास के देशों में शरण ली, तब से चीजें मौलिक रूप से बदलने लगी हैं। तो आक्रमण की शुरुआत के बाद के हफ्तों में रूस और बेलारूस को छोड़कर यूक्रेन की सभी सीमाएं खुली हुई हैं। अधिकांश शरणार्थियों ने पश्चिमी यूक्रेन में 31 सीमा चौकियों में से एक का उपयोग किया और पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा में प्रवेश किया। तो ये शरणार्थी कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह यूक्रेन है, यहाँ से सबसे अधिक पोलैंड में यह जा रहे हैं। बेलारूस में जा नहीं सकते, चूंकि रूस और बेलारूस दोनों एक साथ हैं। तो बेलारूस रूस की मदद कर रहा है, ऐसे में यूक्रेन वासी इधर की ओर पलायन कर रहे हैं। स्लोवाकिया में पलायन कर रहे हैं, हंगरी में पलायन कर रहे हैं, रोमानिया में पलायन कर रहे हैं, मोल्दोवा में भी पलायन कर रहे हैं। और इस तरह से यहां पर भी देख सकते हैं, बगल में जॉर्जिया है, वहां भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, युद्ध शुरू होने के बाद से 5.6 मिलियन
मिलियन लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, यूक्रेन से भाग रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन में 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को सरकार ने देश में रहने के लिए मजबूर किया है, तो ऐसे में महिलाएं एवं बच्चे ही यहां से जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन शरणार्थियों की पेशकश करने वाले देश क्या मदद कर रहे हैं? तो यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में शरणार्थी स्वागत केंद्रों में रह सकते हैं। यदि वे दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ नहीं रह सकते तो उन्हें भोजन और चिकित्सा देखभाल और आगे की यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यूरोपीय संघ ने युद्ध से भागे यूक्रेनियाई लोगों को 3 साल तक अपने 27 सदस्य देशों में रहने और काम करने का अधिकार दिया है। कहाँ गए शरणार्थी? तो यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, सबसे अधिक दिखा रहा है 3 मई 2022 तक पोलैंड में सबसे अधिक शरणार्थी गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से सबसे अधिक सीमा इसमें है और रोमानिया में है। तो यह आप देख सकते हैं सबसे अधिक कौन है? पोलैंड। मोल्दोवा का आप देख सकते हैं, रोमानिया भी उसके बाद है, फिर यहाँ हंगरी, स्लोवाकिया, रशियन फेडरेशन। तो इस तरह से यह शरणार्थी जा रहे हैं। दोस्तों, यूरोपीय संघ में शरण आवेदन में वृद्धि और गिरावट। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ में शरण आवेदन में वृद्धि और गिरावट कैसे कैसे बढ़ा है, फिर गिरावट देखी जा रही है। तो यह 2011 से लेकर 2020 तक में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध ने पोलैंड की आबादी में अस्थायी रूप से 10 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ा है। अन्य यूरोपीय देश, विशेष रूप से बड़े यूक्रेनी प्रवासी वाले, लाभ के लिए खड़े हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के गिलियन ट्रिक्स के एक अनुमान के अनुसार लगभग 1.5 मिलियन शरणार्थी जर्मनी, इटली और फ्रांस सहित पश्चिम के देशों में चले गए हैं। और युद्ध से पहले लगभग 2,50,000 यूक्रेनियन इटली में रहते थे और कार्य करते थे, जहां औसत आयु यूरोप की तुलना में 4 साल अधिक है और प्रजनन दर सबसे कम है। तो इस वर्ष के पहले 3 महीनों में ऑस्ट्रिया की जनसंख्या आधे प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9 मिलियन से अधिक हो गई। तो उस वृद्धि को 83% यूक्रेनी अप्रवासन से यह वृद्धि हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि इस युद्ध के माध्यम से यूरोप का जो डेमोग्राफी है, जनसांख्यिकीय प्रभाव कैसे बदल रहा है। और दोस्तों, इसका रूस और यूक्रेन के लिए कैसे देख सकते हैं? तो यह एक जनसांख्यिकी आपदा है यूक्रेन के लिए, जो कि पहले से ही जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है। तो इस तरह से वहां से लोग अगर प्रवास कर जाएंगे, वैसे ही जन्म दर कम है, तो फरवरी के बाद से 1/4 से अधिक आबादी को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें देश के भीतर विस्थापित 7.7 मिलियन लोग शामिल हैं। इसी तरह से अगर रूस की बात की जाए तो इसका खामियाजा रूस को भी भुगतना पड़ेगा इस युद्ध का। इसकी जन्म दर पहले ही गिर रही है। शिक्षित रूसियों ने आक्रमण के बाद से देश छोड़ दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि वर्तमान शासन के पास देने के लिए बहुत कम है। तो महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुतिन सरकार ने योजना चलाई है। 2020 में उन्होंने अपने पहले बच्चे के होने पर परिवारों को $7600 का एक मुफ्त मातृत्व पूंजी भुगतान बढ़ाया। इससे पहले यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध था जिनके पहले से ही एक बच्चा था। तो पुतिन को उम्मीद थी कि यह प्रजनन दर को 1.5 से 1.7 कर देंगे, लेकिन युद्ध के कारण पैदा हुई उथल पुथल शायद इसे विपरीत दिशा में धकेल सकती है। तो दोस्तों, इन दोनों देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके जनसांख्यिकी पर। तो क्या यह जनसांख्यिकी परिवर्तन लंबे समय तक चलने वाला है? तो युद्ध का सामना करने के लिए यूक्रेन से भागे अधिकांश शरणार्थियों में कौन बताया था? महिला और बच्चे हैं, क्योंकि 18 से लेकर के 60 साल तक के जो पुरुष हैं उनको देश में रहने के लिए मजबूर किया गया है। तो इस प्रकार यदि युद्ध छोटा होता है तो महिलाएं और बच्चे संभवतः पति और पिता के साथ वापस यूक्रेन आ सकते हैं। हालांकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितने समय तक चलेगा, क्योंकि 1999 के कोसोवो युद्ध के दौरान जब नाटो ने कोसोवो के बहुमत वाले जातीय अल्बानियाई लोगों की क्रूरता को रोकने के लिए युगोस्लाविया पर बमबारी की, तो सैकड़ों हजारों भाग गए या जबरन पड़ोसी अल्बानिया और मैसिडोनिया चले गए। तो इस तरह से अब देख सकते हैं कि यह परिवर्तन
कब तक चलेगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है। तो यह जो युद्ध था 78 दिन तक चला। उसके बाद कोसोवो निवासी जल्दी लौट आए। इसके विपरीत बोस्नियाई युद्ध के दौरान जब 1992 यानी 1992 से 1995 तक चला, लगभग 7 लाख शरणार्थी पश्चिमी यूरोप और उससे आगे निकले और बहुत कम लौटे। तो जैसे बोस्निया की आबादी अब लगभग 3.2 मिलियन है, जो युद्ध से पहले के 4 मिलियन से कम है। तो यदि युद्ध जारी रहता है, यूक्रेनी अर्थव्यवस्था बिना किसी वापसी के एक बिंदु पर पहुंच जाती है, तो देश के पुरुषों को अपनी पत्नियों और बच्चों में शामिल होने के लिए पश्चिम की ओर जाने में कुछ ही समय लगेगा। इसके साथ ही यदि उन देशों की सरकारें जो नए लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए चलती हैं, तो प्रवास लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार यूक्रेन बाल्कन राज्य के उस कगार पर है जहां 1 साल के लंबे युद्ध के दौरान एक पीढ़ी के कुछ सबसे प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ को खत्म किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह अभी कहना जल्दबाजी होगी कि जनसांख्यिकी परिवर्तन लंबे समय तक चलेगा या बहुत ही कम समय में यह समाप्त हो जाएगा। अब यह निर्भर करेगा इन दोनों के युद्ध पर, यानी इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, यह कब इस युद्ध को समाप्त करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।